प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे 9वीं क्लास में आ गए हो। अब 9वीं क्लास की आज से हम गणित स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है, तो आज के ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आप लोगों को एक कॉपी खरीदना है, 500 पेज वाला एक रजिस्टर खरीदना है, वो फेयर कॉपी रहेगी, और आप लोग को पेन खरीदना है। और यहाँ पर जो जो मैं समझा रहा हूँ पूरे बारीकी से समझना है, और एक तरफ से इनके पूरे नोट्स बनाते हुए चलना है। गणित में बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है। उस हिसाब से हम पूरी तैयारी करने वाले। गणित में बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते, पूरे फोकस के साथ समझना है। तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की गणित का अध्याय एक संख्या पद्धति आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे संख्या रेखा की। संख्या रेखा किसे कहा जाता है? संख्या रेखा एक प्रकार की स्केल होती है। आप देख सकते हो यहां पर ये स्केल यहां पर बनी हुई है। यहाँ पर जो स्केल बनी हुई है, इस स्केल को संख्या रेखा कहा जाता है। संख्या रेखा में बिल्कुल बीचम बीच में होता है जीरो। जो संख्या रेखा होती है उसके बिल्कुल बीचम बीच में यहाँ पर होता है आपका जीरो। जीरो से बड़ा क्या होता है? जीरो से बड़ा होता है धन का एक, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार, चार से बड़ा पाँच, पाँच से बड़ा छः। इस प्रकार ये अगर हम सीधे हाथ तरफ जाते हैं तो धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती है, धन वाली संख्या प्राप्त होती है। जीरो से बड़ा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 धनात्मक संख्याएं, धन वाली संख्याएं प्राप्त होती है। और जीरो से इधर आएंगे तो देखो 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। अब जीरो से छोटा होता है ऋण 1, फिर ऋण 1 से छोटा होता है ऋण 2, ऋण 2 से छोटा होता है ऋण 3। इस प्रकार से इधर से अगर हम उल्टे हाथ, ये है मेरा उल्टा हाथ, अगर हम उल्टे हाथ तरफ जाते हैं तो हमको ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है। कौन सी संख्याएं प्राप्त होती है बेटा? ऋणात्मक संख्याएं यहां पर हमको प्राप्त होती है। हमको ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है। इस तरफ जाएंगे तो धनात्मक संख्याएं, और जीरो से इस तरफ आएंगे तो ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक चीज और कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा है कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो जितनी भी संख्या धनात्मक वाली होती है, धन का एक, धन का दो, धन का तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 20, 25 अनंत तक, बिल्कुल तो धनात्मक संख्या एक से शुरू होती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 अनंत तक जो संख्या होती है, एक से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होती है, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अगली संख्या की बात करेंगे यहाँ पर हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? तो जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती। क्या कहलाती है? पूर्ण, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण होती है। आपको सिर्फ इतने याद रखना है कि जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। अगला पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक सारी की सारी संख्याएं, जीरो भी, धन वाली भी, और पूरी की पूरी ऋण वाली भी, सब कुछ जो संख्याएं होती है, इन पूरी की पूरी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में सारी ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक मतलब ऋण वाली संख्याएं, ऋण का एक, ऋण का दो, ऋण का तीन, ऋण का चार, ऋण का पाँच, ऋण का अनंत, है ना, और जीरो भी, और पूरी धनात्मक संख्याएं भी, धन का एक, धन का दो, धन का तीन, धन का चार, धन का पाँच, धन का छः, अनंत तक पूरी की पूरी संख्याएं शामिल होती है। किसमें? पूर्णांक में। पूर्णांक में ऋणात्मक भी, जीरो भी, और धनात्मक संख्याएं भी शामिल होती है। सबसे पहले प्राकृत संख्या में क्या होता है बच्चों? प्राकृत संख्या में एक से लेकर के अनंत तक, फिर पूर्ण संख्या में जीरो से लेकर के अनंत तक, और फिर पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी और जीरो भी और धनात्मक संख्याएं भी शामिल होती है। आपको समझना, इसका उपयोग आपको सवालों में होगा। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, तो जिन संख्याओं को P बटा Q, क्या बोला मैंने? P बटा Q, P बटा Q, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब कि ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। जो ऊपर वाला होता है उसको अंश कहा जाता है, इसको अंश कहा जाता है, और नीचे वाले को कहा जाता है हर। जिन संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम
तो देखिए बच्चों, अब हम पहला एग्जाम्पल यहाँ पर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है ये बताना है और कारण सहित उत्तर लिखना है, उसका रीजन भी लिखना है। तो पहला क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब जितनी भी पूर्ण संख्या, जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो क्या पूरी की पूरी पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है? 0 1 2 3 4 अनंत तक। तो क्या सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक होती है। तो भैया 1 से लेकर के अनंत तक की जो पूर्ण संख्याएं होती है, ये संख्या प्राकृत संख्या में तो आ जाएगी, लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। 0 जो है पूर्ण संख्या तो है, पूर्ण संख्या में 0 आता है, लेकिन क्या 0 प्राकृत संख्या में आता है क्या? नहीं आता। प्राकृत संख्या में सिर्फ क्या आता है? 1 से लेकर के अनंत तक का आता है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता। इसीलिए प्रत्येक पूर्ण, असत्य, गलत बात कही गई, यहां पर असत्य बात कही गई है, क्योंकि शून्य मतलब 0 पूर्ण संख्या तो है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य पूर्ण संख्या में तो शामिल है लेकिन शून्य प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या प्रत्येक पूर्णांक क्या हर एक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण अंक। अगर मैं एक रोटी की बात करूंगा, एक रोटी पूरी है इसलिए पूर्णांक है। 2 रोटी ये भी पूर्णांक है। लेकिन अगर मैं 2.5 रोटी की बात करूंगा, मतलब कि 2 रोटी और आधी रोटी, तो वो पूर्णांक में नहीं आएगी। आया समझ में? तो क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है? मान के चलो कि मैंने ले लिया एक पूर्णांक 5 भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक में सारे के सारी ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, धनात्मक संख्याएं भी आती है और 0 भी आता है। मैंने आपको अब भी बताया हूं। 5 एक प्रकार का पूर्णांक है। तो क्या हर एक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है? तो 5 को हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और जिन संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। तो हाँ, सत्य है, हर एक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि m पूर्णांक है और m को m/1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं ना, उसी प्रकार m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। जो m होता है m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। इसीलिए एक प्रकार से हर एक पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। हर पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। अगला तीसरे नंबर का, यहां पर आप देख सकते हो, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब कि हर एक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होती है? हर एक परिमेय संख्या, जैसे कि मैंने एक परिमेय संख्या ले ली, मैंने यहां पर 5/1, तो 5/1 परिमेय संख्या है, तो उसको तो हम पूर्णांक, और 5 पूर्णांक है। परिमेय संख्या मतलब जिसको अंश और हर में लिख सकते हैं वो भी परिमेय संख्या, और पूर्णांक मतलब जो पूर्णांक। तो 5/1 परिमेय तो है, उसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, लेकिन जैसे कि यहां पर लिखा 3/5, 3/5 को ना आप इस एक सिंगल संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब कि हर परिमेय संख्या को पूर्णांक में नहीं लिख सकते। क्या परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या, हर एक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। असत्य, गलत बात कही गई है, क्योंकि 3/5 परिमेय संख्या तो है लेकिन 3/5 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसको हम छोटा नहीं कर सकते, पूर्णांक नहीं है, इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। तो एग्जाम्पल 1 हमारा यहाँ पर एंड हो चुका है। अगले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे।